So hello everyone, welcome back to this lecture series of fluid mechanics. This is lecture number 29 of the video lecture series, and in this lecture we are going to start a new chapter of unit 1, that is hydrostatic forces on the surfaces. So दोस्तों हमने अभी तक यूनिट 1 के दो चैप्टर कवर कर लिए हैं लेक्चर 1 से लेक्चर 28 के बीच में, जिसमें आप क्या कहते हो कि यूनिट 1 में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर पढ़ा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जैसे आपका डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिर कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी आपका विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन वगैरह। तो ये सारी प्रॉपर्टीज यूनिट 1 में थी। इसका हम लोगों ने क्या किया कि इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके, जैसे डेंसिटी हो गया, ग्रेविटी हो गया, ठीक है, इन चीज़ों को यूज करके हम लोगों ने फिर क्या किया हुआ है, यूनिट 2 में हम लोगों ने एनालाइज किया आपका कह सकते हो कि प्रेशर मेजरमेंट, जहाँ पे हम रो जी एच लेके चल रहे थे, जहाँ पे बेसिकली हमने हाइड्रोस्टैटिक लॉ पढ़ा, पास्कल लॉ पढ़ा, ठीक है। तो मतलब यूनिट 1 का जो पार्ट था वो आगे यूनिट 2 में मतलब काम आया एक तरीके से, कि जो वहाँ पे आपका आपने पढ़ा बेसिक डेंसिटी, रो जी एच वगैरह चीजें आपकी वहाँ पे काम आने लगी। तो अब जो हमने यूनिट 2 में पढ़ा है, जैसे हाइड्रोस्टैटिक लॉ हमने पढ़ा P बराबर रो जी एच, ठीक सर, मतलब क्या हो गया सिंपल कि जो स्टैटिक फ्लूइड है उसके ऊपर फोर्सेस की क्या स्टडी होगी। तो अब उसी को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली जैसे आप देख रहे हो नाम दिया गया है हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेसेस, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा सिंपल कि अगर नाम पे जाओ तो क्या कह रहा है, हाइड्रोस्टैटिक मतलब पानी है, कहीं स्टैटिक अवस्था में है, कहीं रुका हुआ है, मतलब उसमें कोई मोशन या कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो उस स्थिति में अगर कोई सरफेस उसमें रखा जाए पानी के अंदर, तो उस पे किस तरह के फोर्सेस लगेंगे, ठीक है, उसकी स्टडी करना, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या होगा, जैसे ऐसे समझो आप लोग कि कहीं पानी स्टोर है किसी कंटेनर में, किसी रिजर्वायर में, और उसमें हम कोई मूवमेंट नहीं देंगे, मतलब जैसे एक बाल्टी में पानी रखा गया है, तो उस बाल्टी के पानी में जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हम अब उस पानी के अंदर कोई एक सरफेस इमर्ज करेंगे। जैसे मान लो कोई रेक्टेंगुलर सरफेस ले लेंगे, उसको उसमें पानी में रखेंगे। अब उस सरफेस के ऊपर किस तरह का फोर्स लग रहा होगा इसकी एनालिसिस की जाएगी, और कितना फोर्स लग रहा होगा, कहाँ लग रहा होगा, इन चीजों की स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे, ठीक है। तो जैसे कोई सरफेस रखोगे तो किस एंगल पे रखा गया है, मतलब कैसे उसको रखा जा रहा है। जैसे अगर मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये कोई सरफेस है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है आप लोगों को, तो अगर इस रेक्टेंगल को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, हम इस रेक्टेंगल को ऐसे भी रख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं। मतलब कि एक रेक्टेंगल को आप कह सकते हो कि भाई हम इसको ऐसे वर्टिकल रखेंगे, कुछ लोग कहेंगे नहीं भाई हम इसको हॉरिजॉन्टल रखेंगे, कुछ लोग कहेंगे नहीं हम इसको इंक्लाइंड रखेंगे। तो मतलब 3 तरीके से इसको हम लोग किसी बॉडी में सबमर्ज कर सकते हैं। तो हमें इस चैप्टर में बेसिकली यही देखना है कि जब कोई बॉडी किसी पानी के अंडर रखी जाएगी, किसी स्टैटिक फ्लूइड में, जरूरी नहीं पानी ही रखो, ये दोनों पर एप्लीकेबल होगा, आपका गैसेस के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा और लिक्विड्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो जब किसी फ्लूइड में कोई बॉडी रखी जाएगी तो उसके ऊपर जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस लग रहे हैं वो कितने होंगे और कहाँ पे लग रहे होंगे, इसी के बारे में ये चैप्टर आपको, मतलब इसके बारे में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, यही चीजें आपको पढ़नी है। इसके डेरिवेशन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे आज के लेक्चर में, इसका हम लोग एक तरीके से बेसिक ओवरव्यू लिया जाएगा हम लोग, ठीक है। मतलब हम लोग सिंपल इसमें आज समझेंगे कि हमें इसमें आगे क्या क्या चीजें स्टडी करनी है। तो हम बेसिक्स के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है, हम इसी के ऊपर आते हैं, हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है। इसका मतलब सिंपल कह सकते हैं कि हम एट रेस्ट की बात कर रहे हैं। एट रेस्ट का मतलब क्या हो गया सिंपल, u इज इक्वल टू 0, मतलब एट रेस्ट है तो भाई मोशन नहीं होगा। भाई हम अगर एक जगह ऐसे खड़े हो जा रहे हैं तो वेलोसिटी मेरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब ये केस कहाँ पे बन सकता है, पहले तो ये देखते हैं कि ये केस बनेगा कहाँ, क्योंकि हम इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं उसका पर्पस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें कहाँ बनेंगी इसको आप देखने के लिए क्या कर सकते हो, सिंपल
जैसे आप कह सकते हो, आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो कोई डैम है, ठीक, कोई आपका वाटर टैंक है, ठीक है, जैसे मान लो कहते हो ओवरहेड टैंक हो गया, ओवरहेड टैंक हो गया, मतलब जहां पे आप किसी फ्लूइड को स्टोर करते हो तो वहां आपको कैलकुलेट क्या करना होगा कि वो जिस कंटेनर में रखा गया है उस कंटेनर पे उसका बिहेवियर कैसा होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ही कंटेनर में बहुत सारे हाइट्स के लिक्विड को फिलअप कर सकते हो। जैसे कोई पानी की बोतल है, तो ऐसा नहीं है कि उसी थिकनेस से आप एक टैंक बना लोगे, उसमें 100 लीटर पानी अट जाएगा, क्योंकि वो 1 लीटर के पानी के स्पेसिफिक वेट और उसके द्वारा लगाए जाने वाले प्रेशर को झेलने के लिए बनाया गया है, ठीक है। जैसे आपका अगर मान लेते हैं ये कोई बॉटल है, मान लीजिए, ठीक है, इस बॉटल पे मान लो कि अगर ये किसी प्रेशर पे डिजाइन किया गया है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसी प्लास्टिक के इसी जितना इसकी थिकनेस होगी इसी मटेरियल को यूज करके आप एक बड़ा सा टैंक डिजाइन कर लो जो आपके घर के छत पे रखा हुआ है, पानी की टंकी। ऐसा नहीं है कि आप इतने ही थिकनेस का इसी शेप का बना सकते हो, क्योंकि वहां पे वो फेल कर जाएगा। क्यों भाई, रख तो पानी ही रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें 2 लीटर अटेगा, वहां पे 200 लीटर अटेगा आपका, ठीक है। तो जब क्वांटिटी बढ़ाओगे तो वहां पे क्या होगा कि उस सरफेस के ऊपर उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। और वो प्रेशर कितना होगा जी हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम इसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तो हम कोई भी सबमर्ज इक्विपमेंट डिजाइन नहीं कर पाएंगे या सबमर्ज कोई भी चीजें नहीं बता पाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है कि डैम बना रहे हो तो मालूम चलेगा बेड फेल कर जाएगा कि भाई डैम के पीछे लाखों लीटर पानी रहता है, वो कितना प्रेशर उस डैम के बेड पे लगा रहा होगा, मतलब डैम के अप स्ट्रीम साइड में, ठीक है, और डैम कितना उसको रोक ले रहा होगा ताकि वो टॉपल ना करे, मतलब वहां से डैम ब्रेक ना करे, ठीक है। तो वो निकालना जरूरी है आपको। इस तरीके से कोई वाटर टैंक आप डिजाइन करते हो तो वाटर टैंक का स्लैब का थिकनेस कितना होगा, कितना रिइंफोर्समेंट पड़ेगा, तो कैसे डिजाइन करोगे जब आपको लोड पता चलेगा कि भाई कितना लोड लग रहा है और वो लोड कहाँ पे लग रहा है। दो चीजें हैं, ठीक है। जब हम एट रेस्ट की बात कर रहे होंगे तो मतलब मोशन जीरो हो गया वहां पे, तो यहाँ पे निकालना क्या है कि फर्स्ट वन इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ फोर्स कितना लग रहा है, पहली चीज, ठीक। दूसरा क्वेश्चन ये उठेगा वेयर, तो ये दोनों हमें फाइंड आउट करना है अलग अलग केसेस में, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। ठीक है, ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया आप लोगों को। तो देखो एट रेस्ट पे अगर हम बात करेंगे तो यहां पे मैं समझाना आपको क्या चाह रहा हूं कि हाइड्रोस्टैटिक मतलब पानी कहीं अगर कोई फ्लूइड है रुका हुआ है, यानी कह रखते हो सिंपल कि स्टडी ऑफ फ्लूइड, ब्रैकेट में आप कह सकते हो लिक्विड एंड गैस, ठीक है, एट रेस्ट, ये आ गया हाइड्रोस्टैटिक में आपका, ठीक। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ रहा है कि अगर ऐसी बात करेंगे तो एट रेस्ट होगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि एट रेस्ट है तो u जीरो होगा, u जीरो होगा तो चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो होगा। भाई जब वेलोसिटी है ही नहीं तो चेंज किस चीज का आएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। तो जब ये जीरो होगा तो इसकी वजह से आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट भी जीरो होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी आपका जीरो होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, du अपॉन dy, मैंने पहले पढ़ा चुका हूं इसको। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हम कहते हैं du अपॉन dy को। तो भाई जब u जीरो है, du जीरो है तो यहां से du अपॉन dy क्या होगा, जीरो होगा ना। तो जब du जीरो हो गया तो यहां से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आ गया, एज अ रिजल्ट shear stress टाउ, ये कितना हो जाएगा। अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो होता है यानी u जीरो है क्योंकि स्टैटिक है, तो चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो होगा, जिसकी वजह से वेलोसिटी ग्रेडियंट du अपॉन dy भी जीरो होगा। तो shear stress कितना हो जाएगा,
भाई टाउ बराबर क्या होता है, किसी को याद है फॉर्मूला? हम क्या लिखते थे, टाउ बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई। तो जब डी यू अपॉन डी वाई 0 है तो टाउ भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब कहने का यह हुआ कि शियर स्ट्रेस भी आपका 0 हो जाएगा। शियर स्ट्रेस इज 0। इसका मतलब क्या है कहने का, सिंपल, कि हम जो अभी एनालिसिस कर रहे थे उसमें क्या निकाल रहे थे कि कोई फ्लूइड मूवमेंट दे रहा था अगर मान लो, तो विस्कोसिटी की हेल्प से हम उसका शियर फोर्स निकाल रहे थे कि भाई लेयर बाय लेयर मूवमेंट हो रहा था तो उसकी विस्कोसिटी निकालते थे इस फार्मूले से, टाउ बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई से। फिर ये टाउ की वैल्यू मिलती थी तो उसमें हम एरिया से मल्टीप्लाई करते थे, हमें अपना फोर्स मिल जाता था, क्योंकि टाउ बराबर एफ बाई ए था, ए से टाउ मल्टीप्लाई था, हमें वहां पे अपना शियर फोर्स मिलता था। ठीक है, हम यहां से क्या निकालते थे, आपका शियर फोर्स, दैट इज टाउ मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो ये भी कितना हो जाएगा, शियर फोर्स भी आपका 0 हो गया। तो अब आप सोचो कि हाइड्रोस्टैटिक केसेस में हम यहां स्टार्टिंग में क्या लिखे हैं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन द सरफेसेस। तो भाई जब मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, स्ट्रेस ही नहीं बन रहा है, तो शियर फोर्स भी 0 हो गया। तो भाई ये किस फोर्स की बात कर रहा है? अब आप खुद सोच के बताओ कि पानी कहीं रखा हुआ है, वेलोसिटी 0 है, सब कुछ 0 है, तो किस फोर्स की ये बात कर रहा है जो सरफेस पे लग रहा होगा? खुद सोच के बताओ। आपने इसके पहले पढ़ा, हाइड्रोस्टैटिक लॉ पढ़ा हुआ है, ठीक है, पास्कल लॉ भी आप पढ़े हुए हो, तो उसके अकॉर्डिंग सोचो कि क्या ऐसा हो सकता है या कौन सा फोर्स हो सकता है जो इस पे लग रहा होगा, क्योंकि भाई ये तो 0 हो गया अब। ठीक है, सोच के बताइए इसको। नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? देखिए, हाइड्रोस्टैटिक लॉ जो आप डिराइव किए थे P बराबर रो जी एच, तो कुछ वहां पे मैंने बताया था ना, जब हमने ये डेरिवेशन किया था P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच, ये डेरिवेशन हमने जब वहां कराया था तो वहां पे हमने क्या काउंट किया था, एक प्रेशर फोर्स सबसे ऊपरी सतह पे, अगर किसी को याद आ रहा हो उस लेक्चर में हमने एक एलिमेंट लिया था ऐसे, ठीक है, इस एलिमेंट का नाम था ए बी सी डी। ठीक है, यहां पे क्या लगाया गया था, P इंटू डी ए लगा था, प्रेशर अप्लाइड बाय द फ्लूइड एबव दिस सरफेस। तो जब यहां शियर फोर्स 0 हो गया, तो अरे सोचो कि कोई एक कंटेनर है, मान लो ये कंटेनर है और यहां पे एक ऐसे कोई सरफेस रखा हुआ है, ठीक है, और इसमें यहां तक पानी भर दिया गया। आई थिंक डायग्राम सबको दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपका कोई सरफेस है। तो भाई यहां पे हम क्या देखे हुए हैं कि शियर फोर्स खत्म हो गया है ही नहीं, तो इसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा होगा आपके अकॉर्डिंग, क्या सोच सकते हो? यहां पे ये जो लिक्विड्स हैं, ये सारे लिक्विड, ये दिख रहा है आपको, ये लिक्विड, इसका कुछ वेट होगा जो इस सरफेस पे लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि भाई मैंने पहले बताया था कि लिक्विड का स्पेसिफिक वेट होता है, किसी चीज का वेट होगा तो किसी सरफेस के ऊपर लगने वाला फोर्स कैसे निकाल सकते हो, जो आप निकालते थे P बराबर रो जी एच से, तो वही चीज तो यहां भी काम कर रही है कि भाई रो इंटू जी इंटू एच जो हो रहा है वो आपका इसके ऊपर भी लग रहा होगा। तो यहाँ पे भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा कि भाई इस सरफेस के ऊपर इतना लिक्विड है तो ये इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कौन कौन सा हो सकता है, तो क्या लिख सकते हो आप? अगर मैं यहाँ इसको थोड़ा सा मिटाता हूं,
अब बताइए खुद कि कौन कौन सा यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। पहला लिख सकते हो, देखिए ये सब जीरो हो गया तो फोर्स दो ही लगेंगे। फर्स्ट वन, फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, मतलब जो फोर्स लग रहा होगा या फोर्स ना करके प्रेशर कहो, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। प्रेशर, या इसको थोड़ा सफाई से लिख लेते हैं कहीं। एक काम करिए, ये चीज नोट कर लीजिए ताकि मैं ये मिटा करके फिर यहाँ लिखता हूँ इसको। ठीक है, ये अगर नोट कर लो 1 मिनट के लिए, तब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, क्योंकि ये मुझे मिटा के उसको, क्योंकि वो मेन पॉइंट है आपका। ठीक है, तो एक काम करिए, इसको 2 मिनट में छोड़ दे रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रब करके यहाँ पे लिखता हूँ। तो आई थिंक नोट हो गया होगा ये। तो अब एक काम करते हैं, ये हिस्सा क्योंकि ये समझ में आ गया, स्टैटिक हो गया, तो यहाँ पे शियर फोर्स तो नहीं लग रहा है क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। टाउ जीरो होगा, टाउ होता है शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। भाई शियर फोर्स कहाँ से निकाला गया है? टाउ बराबर F/A होता है, वहां से हम लोग ने शियर स्ट्रेस अपना निकाला है। ठीक, तो देखिए हाइड्रोस्टैटिक में आप क्या लिख लोगे, यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू जीरो होगा और ये होता है Fs अपॉन ए, और Fs क्या हो जाएगा? शियर फोर्स, और ये भी आपका हो जाएगा जीरो। तो अब इसके बाद यहां लिखिएगा देन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फ्लूइड पार्टिकल, यहां पे लिख लीजिएगा देन, इसके बाद का लाइन है देन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द fluid particle, then the forces acting on the fluid particle। ठीक है, कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे?
ठीक है, तो पहला लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू, फर्स्ट पॉइंट नोट करिए, ड्यू टू प्रेशर ऑफ फ्लूइड, ड्यू टू प्रेशर ऑफ फ्लूइड नॉर्मल टू सरफेस, ड्यू टू प्रेशर ऑफ फ्लूइड नॉर्मल टू सरफेस। ठीक है, पहला ये क्यों भाई, ये सरफेस है तो ये जो इसके ऊपर वर्टिकल सारे फ्लूइड्स प्रेशर लगा रहे होंगे, इसी की बात कर रहे हैं हम लोग। जितने भी वर्टिकल इसके ऊपर फोर्सेस लग रहे होंगे, ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ फ्लूइड नॉर्मल टू द सरफेस, यानी इस सरफेस के परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब क्या हो गया एक तरीके से 90 डिग्री वाला, मतलब उस सरफेस से सीधे वर्टिकल, कि जैसे ये सरफेस है तो ये देखो ये 90 डिग्री पे है। ठीक है, इस तरीके से समझो कि सरफेस उसके सीधे वर्टिकल, नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, तो पहला फोर्स किसकी वजह से लगेगा, ड्यू टू प्रेशर, यानी जो उसके ऊपर के लिक्विड्स हैं जो वर्टिकल प्रेशर उस पर लगा रहे होंगे। दूसरा, अब बचा कौन सा, दूसरा सेल्फ वेट ऑफ द पार्टिकल्स, या ड्यू टू ग्रेविटी कह सकते हो सिंपल, ड्यू टू ग्रेविटी और सेल्फ वेट ऑफ द पार्टिकल्स। ये दो फोर्सेस होंगे जब आपका स्टैटिक कंडीशन होगा, तो ये दो फोर्सेस किसी सरफेस के ऊपर एक्ट कर रहे होंगे जब वो सरफेस कहीं सबमर्ज किया गया हो किसी स्टैटिक फ्लूइड के अंदर। यानी जब हम किसी स्टैटिक फ्लूइड में कुछ सबमर्ज करेंगे तो उस समय ये दोनों फोर्सेस उस पर लग रहे होंगे। ठीक है, तो अब हमें इसमें निकालना क्या होगा, दो चीजें निकालनी होंगी इस टॉपिक के अंदर। पहला पॉइंट जो होगा टोटल प्रेशर फोर्स, टोटल प्रेशर फोर्स जिसको हम लोग F से डिनोट करेंगे, ये निकालना पड़ेगा। जो ऑब्जेक्टिव होगा कि क्या फाइंड आउट करना है इस चैप्टर में किसी बॉडी के ऊपर, तो टोटल प्रेशर फोर्स, और दूसरा होगा सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर जिसको हम लोग H स्टार से डिनोट करते हैं। यानी इस पूरे यूनिट में, यानी इस चैप्टर में क्या पढ़ना है आपको, एक तो F निकालना है किसी बॉडी के ऊपर कितना टोटल प्रेशर फोर्स लग रहा है, और दूसरा सेंटर ऑफ प्रेशर, जो वो फोर्स लग रहा है वही टोटल प्रेशर फोर्स, उसका सेंटर कहाँ पे है। जैसे मान लो ये बॉडी है, ठीक है, तो इस बॉडी पे मान लो एक F अमाउंट का फोर्स लगा, लेकिन उसका सेंटर कहाँ पे होगा ये भी बताना पड़ेगा आपको। तो भाई ये F यहां कहीं लग रहा है, दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ द फोर्सेस। मतलब पहला चीज क्या फाइंड आउट करना है कि इन दोनों की वजह से, ड्यू टू द प्रेशर एंड सेल्फ वेट ऑफ द लिक्विड की वजह से लगने वाला टोटल प्रेशर फोर्स किसी बॉडी पे कितना होगा, पहले वो निकालोगे। उसके बाद वो लग कहां पे रहा होगा उस बॉडी के ऊपर, क्योंकि भाई देखो फोर्स है तो देखो अगर बॉडी रखी कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। अगर देखो ये कोई बॉडी है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल है, इसको ऐसे डायग्राम में समझो, यहां पे मान लो कोई एक बॉडी है, ये एक रेक्टेंगुलर बॉडी है। अगर ये वर्टिकल रखा है, अगर ये वर्टिकल रखा है तो इसमें क्या होगा,
वर्टिकल केस में क्या देख सकते हो कि ये पानी है, तो जितना नीचे आओगे उतना प्रेशर बढ़ेगा। भाई यहाँ का प्रेशर P1 रहेगा, यहाँ का प्रेशर P2 रहेगा, यहाँ का प्रेशर P3 रहेगा, यहाँ का प्रेशर P4 रहेगा। तो टोटल प्रेशर फोर्स कितना लगेगा, पहली चीज वो निकालना। दूसरा कि इस बॉडी के ऊपर इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा। जैसे भाई अगर हमको इसको रोकना है तो किसी एक पॉइंट का ऐसा सेंटर निकलेगा, CG जिसको कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वो कहाँ पे लगेगा, ये जो फोर्स है इस बॉडी पे कहाँ पे लग रहा होगा, तो वो फाइंड आउट करना। तो ये मान लो इधर कहीं लगता है, तो ये जो फ्री सरफेस से दूरी होती है जिसको हम लोग लिखते हैं H स्टार से डिनोट करते हैं, वो कहलाता है सेंटर ऑफ प्रेशर। और जो निकालना है वो कहलाता है टोटल प्रेशर फोर्स। शॉर्ट फॉर्म में न्यूमेरिकल्स में टोटल प्रेशर यूज करता है, लेकिन वो होता है टोटल प्रेशर फोर्स, उसको F से निकालते हैं, ठीक है, यूनिट उसकी न्यूटन में ही आती है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। टोटल प्रेशर फोर्स को शॉर्टकट में किसी न्यूमेरिकल में वो टोटल प्रेशर भी कहता है, ठीक है, लेकिन यूनिट उसकी न्यूटन ही रहेगी, इसलिए वो फोर्स की यूनिट होती है। तो ये नहीं कि अगर प्रेशर दिया है तो प्रेशर की यूनिट लेके चलेंगे, ठीक है। रोजी AH बाहर निकल के आता है, जो आप फाइंड आउट करोगे तो वहां से वो न्यूटन ही निकलेगा, ठीक। अब ये चेंज कब होगा, अब इसी बॉडी को अगर हम कहते हैं ये जो बॉडी थी इसको आप हॉरिजॉन्टल कर दिए, पहले ये वर्टिकल था, इसको हॉरिजॉन्टल करते हैं, तो ये बॉडी ऐसे हो गई, ये बॉडी ऐसे हो गई। तो अब देखो सारे पॉइंट्स क्या हो गए, सेम हाइट पे हो गए, तो इसका सेंटर ऑफ प्रेशर बराबर H बराबर H बार सब बराबर हो गया, क्योंकि सरफेस से समान दूरी पे है, ठीक है। तो वो क्या निकालना है सिर्फ कि टोटल F कितना हुआ, ठीक है। एक केस ये बना। इसके बाद तीसरा क्या होगा, अगर ये बॉडी इंक्लाइंड हो जाए तब क्या हो सकता है, तो क्या करेंगे, यही तीनों हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। अब कोई बॉडी ऐसे इंक्लाइंड हो गई, अब क्या प्रॉब्लम आएगी भाई, अब दोनों प्रॉब्लम है, भाई ये दूरी रखा जाए, ये दूरी रखा जाए, ठीक है। तो हमेशा हमको क्या लेना है, वर्टिकल हाइट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो ये 30 डिग्री या किसी थीटा पे इंक्लाइंड है, तो सारा कुछ हमको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा कि भाई अगर ये दूरी पता है तो इसकी वर्टिकल क्या होगी, तो हमको उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो वहां हमें क्या देखना है कि ये जो अब H होगा ये किस एंगल पे लग रहा है, तो इसको वर्टिकली कितना निकल के आएगा, ठीक है। तो उसको हम साइन थीटा पे रिजॉल्व कर लेते हैं उठा करके। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है ये बॉडी पे लगेगा, लेकिन डिपेंडेंट किस पे होगा, बॉडी के सबमर्जेंस पे, कि बॉडी सबमर्ज किस तरीके से की गई है। तो हमने क्या देखा कि हम किसी बॉडी को 3 तरीके से सबमर्ज कर सकते हैं, ठीक है, जो हमें पढ़ना है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके अगले लेक्चर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहला वर्टिकल प्लेन सरफेस, सबसे फर्स्ट वन जो हमारा पहला टॉपिक होगा। दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस। तीसरा क्या रखते हो आप, इसके बाद इंक्लाइंड प्लेन सरफेस। इन्हीं 3 टॉपिक के ऊपर ये पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा आपका, यानी आपको ये F और H स्टार यानी टोटल प्रेशर फोर्स और सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ निकालना होगा। एक बार वर्टिकल केस में जब बॉडी वर्टिकल रखी गई है, दूसरे बार बॉडी हॉरिजॉन्टल कर दी गई है, तीसरे बार बॉडी इंक्लाइंड की गई है, मतलब एक बार वर्टिकल, एक बार हॉरिजॉन्टल, एक बार इंक्लाइंड। तीनों केस में F कितना होगा, H स्टार कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना होगा along with डेरिवेशन, क्योंकि कभी कभी आपके पेपर में डेरिवेशन भी पूछ देता है इसका, कभी कभी इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो मैं डेरिवेशन भी कराऊंगा और इसके न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। तो आई थिंक ये जो चैप्टर था ये सिर्फ आज का टॉपिक क्या था कि बेसिक इंट्रोडक्शन कि ये चीजें क्या होती हैं, टोटल प्रेशर फोर्स आपको समझ में आएगा भाई इन्हीं दोनों का पूरा समेशन कितना आएगा वो निकालना। जहां पे लगेगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर। कहां से नापेंगे, हमेशा ये फ्री सरफेस से। जैसे मान लो ये एक कंटेनर है, ठीक है, यहां तक पानी भरा गया है, ये बॉडी है, तो नापेंगे कहां से इसको, हमेशा हम इस सरफेस से ही नापते हैं। तो हमेशा ये सरफेस, ये जो फ्री सरफेस है, यहां से चीजें काउंट होती हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।
जो ये H वगैरह निकलेगा ये सब फ्री सरफेस से, ये आगे लेक्चर में बताऊंगा इसको, लेकिन अभी तक के लिए जान जाइए क्या होता है। तो जब भी कोई पूछेगा नापोगे कहाँ से भाई, तो नापना कहाँ से है, फ्री सरफेस से हमको, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आई थिंक ये नोट डाउन हो गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन इन्हीं फोर्सेस का, टोटल प्रेशर फोर्स और सेंटर ऑफ प्रेशर का वर्टिकल प्लेन पे, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल पे आएंगे, फिर आएंगे इंक्लाइन पे। तो इसमें तीनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, न्यूमेरिकल तीनों पे आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 30 में, जहाँ पे हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।